हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये आज YouTube पर हमारी पहली वीडियो है। कुछ बच्चे मुझे पहले से जानते होंगे ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से, और जो बच्चे नए हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि हम मेरठ में ऑफलाइन क्लासेस रन करते हैं सिग्मा क्लासेस के नाम से, और वहां पर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है उसे कवर करता हूं। और अब ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, चाहे यूट्यूब है चाहे हमारी ऐप है, उसके माध्यम से भी मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कवर कर रहा हूँ और उन सभी एग्ज़ाम के लिए कवर कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट द्वारा कराए जाते हैं, जैसे एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, ठीक है, आपका पुलिस है। तो उन सब के सिलेबस को हम यहाँ कवर कर रहे होंगे, और इस यूट्यूब पर जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएंगी। और जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे होंगे वो बिल्कुल जीरो बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ रहे होंगे, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे होंगे। लेकिन क्योंकि ये पहली वीडियो है तो मैं चाहता हूँ कि जो ये मैथ्स है इसका इंट्रोडक्शन हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करें, उसकी हिस्ट्री को पढ़ें, क्योंकि हिस्ट्री ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को समझने के लिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे परिवर्तन हुए हैं। और जो आज हमारा नंबर सिस्टम है जिसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, जिसमें 0 से 9 तक डिजिट हम यूज़ करते हैं, वो कहाँ से आया है, उसका विकास कैसे हुआ है, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। और चलिए आज अब शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ न्यूमरल सिस्टम। तो यहाँ पर एक आपको वर्ड दिख रहा है न्यूमरल। तो देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है नंबर और एक होता है न्यूमरल। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको दोनों का अंतर बता देता हूं कि नंबर और न्यूमरल में क्या डिफरेंस है। तो देखिए जो नंबर होता है, नंबर इज बेसिकली एन आइडिया, but the numeral is how to write it। मतलब नंबर जो है वो एक आइडिया है और न्यूमरल जो है वो उसको लिखने का तरीका है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि दो, तो ये दो सुनकर आपके माइंड में कुछ भी आ सकता है, दो कार आ सकती हैं, दो जानवर आ सकते हैं, जबकि मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है। तो जो दो है वो एक आइडिया है, और इस दो को लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे कोई दो को ऐसे लिख रहा होगा, अगर मैं रोमन नंबर सिस्टम में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा। जो हमारा हिंदू नंबर सिस्टम है उसमें दो को ऐसे लिखा जाता था, ठीक है। प्राचीन काल के लोग ऐसे टैली मार्क बनाकर लिखते थे। तो ये दो को लिखने के जो तरीके हैं ये हैं न्यूमरल, और जो एक दो का आइडिया है वो है नंबर। तो बेसिकली क्या है, नंबर एक आइडिया होता है और उसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, लिखने का तरीका, उसके जो सिंबल हैं वो है न्यूमरल, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो न्यूमरल सिस्टम आए हैं अब तक, जिसमें हमारा ये मॉडर्न नंबर सिस्टम भी है, उनका विकास कैसे हुआ है, ठीक है। पहले कौन सा नंबर सिस्टम आया, फिर धीरे धीरे उनमें कैसे चेंज हुए, और फिर किस तरह हमें ये न्यूमरल सिस्टम मिला, जीरो किसने दिया, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे। तो अगर मैं हिस्ट्री ऑफ न्यूमरल सिस्टम की बात करूँ तो देखिए ऐसा माना जाता है कि लगभग 1.5 लाख साल पहले आदमी को जो काउंटिंग है उनका ज्ञान हो गया था। अब जब मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँगा तो इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट समझने ज़रूरी हैं। एक पहला तो कॉन्सेप्ट जो है वो है, पहला कॉन्सेप्ट है आपका कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग, तो कार्बन डेटिंग क्या होती है, देखिए कार्बन जो प्रकृति में कार्बन कई सारी फॉर्म्स में पाया जाता है, जिसमें से दो मेनली दो हैं, C614 और C612। और ये जो C612 है ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन ये जो C614 है, मतलब ये वाला जो कार्बन की फॉर्म है ये होता है रेडियो एक्टिव।
अब रेडियो एक्टिव कार्बन का मतलब ये है कि टाइम के साथ साथ इसकी मात्रा कम होती जाती है। जैसे मान लो कोई इंसान है, कोई लकड़ी है, ठीक है, कोई पेड़ पौधा है, तो उस इंसान में इस कार्बन 14 की मात्रा टाइम के साथ कम होती जाती है। जैसे मान लो कोई पेड़ है, मैं उसे काट दूं तो वो धीरे धीरे उसमें ये जो कार्बन 14 है इसकी मात्रा कम होती जाएगी, और इसी के आधार पर जो हमारे पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं वो पता लगाते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है। ठीक है, तो ये जो मैं 1.5 लाख वर्ष पूर्व बता रहा हूँ, तो ये कार्बन डेटिंग से ही पता चलता है कि कौन सी वस्तु कितनी पुरानी है। ठीक है, एक आपको कॉन्सेप्ट और समझना है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ BC एंड AD। तो देखिए ये BC क्या होता है, ये जो 0 AD है, ये वाला टाइम माना जाता है कि ईसा मसीह के जन्म का टाइम है 0 AD, और इससे पहले वाला समय BC है और इसके बाद वाला समय AD है। जैसे आज चल रहा है 2020 का मतलब ये है कि ईसा के जन्म से आज 2020 साल बाद की हम बात कर रहे हैं, और BC का मतलब है उससे पहले का टाइम। अब जैसे अगर मैं लिख दूं 3000 BC, तो इस 3000 BC का मतलब ये है कि यहाँ से 3000 तो इधर को चल गए हम और 2000 इधर को। तो ये जो वर्तमान है, ये जो प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो प्रेजेंट है, इससे कितने साल पहले की बात हो रही है, 2000 ये और 3000 ये, तो मतलब 5020 साल पहले की बात हो रही है। तो ये क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है BC AD, तो ये आपको पता होना चाहिए कि BC AD क्या होता है। और दूसरा ये जो एज कैलकुलेट कर रहे थे उसका तरीका है कार्बन डेटिंग। तो ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ये सारी चीज़ें समझने में आपको आसानी हो रखी होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें तथ्य मिले हैं सबसे पहले मिली लगभग 20,000 वर्ष पूर्व की कुछ हड्डियां मिली हैं, और वो कहाँ से मिली हैं, वो मिली हैं कॉन्गो से। कॉन्गो एक देश है, वहाँ से मिली हैं इसांगो बोन्स। तो अब मैं इन सब पर एक एक करके बात कर रहा हूँ। तो पहला जो हमें प्रमाणित साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं इसांगो बोन से, मतलब कि इंसान ने गिनती करना स्टार्ट कर दिया था, वो इसांगो बोन से पता चलता है। अब इसांगो बोन्स क्या हैं? इसांगो बोन्स, देखिए इसांगो बोन्स ऐसी हड्डियां हैं जिन पर आगे और पीछे 60 लाइनें खिंची हुई हैं। आगे और पीछे 60 लाइनें खिंची हुई हैं, और जितनी भी हड्डियां मिली हैं सब पर 60 लाइनें हैं। उससे पता चलता है कि जब इंसान ने 60 लाइनें खींची होंगी तो उसको बिल्कुल काउंटिंग का, गिनती का ज्ञान होगा, तभी वो ऐसा कर पा रहा होगा। तो इसांगो बोन्स हैं, उन पर 60 लाइनें हैं, तो उससे पता लगता है कि इंसान को उस टाइम गिनती आती थी। कितने साल पहले? 20,000 साल पहले। तो ये जो है ये 20,000 पहले की हड्डियां मिली हैं। ये मत समझ लेना 20,000 साल पहले मिली हैं, ठीक है, 20,000 साल पहले की। उनकी एज जो बताई गई है कार्बन डेटिंग के आधार पर, वो बताई गई है 20,000 वर्ष पूर्व, मतलब 20,000 वर्ष है उनकी एज। तो इसांगो बोन्स है। दूसरे नंबर पर जो लिखित प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता से। देखिए धीरे धीरे इंसान ने ग्रुप में रहना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे फिर बार्टर सिस्टम आया, लोग चीज़ें एक्सचेंज करने लगे, और एक सभ्यता बसी मेसोपोटामिया। और जो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये जो वर्तमान है, ये वर्तमान है इराक। वर्तमान इराक के आसपास का क्षेत्र है ये मेसोपोटामिया। और यहाँ से मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो लगभग 3200 BC की, मतलब लगभग 5,000 वर्ष पहले की है। तो वहाँ से क्या मिला है, वहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि उस समय का इंसान जो ये नंबर सिस्टम है, न्यूमरल सिस्टम है, इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करता था। अब मैं उन प्रमाण की बात कर लेता हूँ कि वो प्रमाण कैसे, क्या क्या मिले हैं और कैसे उसने यूज़ किया है उन चीज़ों को। तो देखिए मेसोपोटामिया की बात करूं तो मेसोपोटामिया के लोगों ने
टोकन सिस्टम का इस्तेमाल किया। टोकन सिस्टम मतलब होता क्या था, जब वहाँ के लोगों के पास जो जानवर थे और वो चरने जाते थे खेत में, तो इंसान क्या करता था, मान लो एक एनिमल है, एनिमल 1, एनिमल 2, एनिमल 3, एनिमल 4, तो वो हर एनिमल के लिए एक टोकन रख लेता था। और टोकन क्या होते थे, टोकन गिट्टियाँ होती थी, चाहे वो आप मान लो किसी पत्थर की या लकड़ी की गिट्टियाँ, तो वो हर जानवर के लिए एक टोकन रख लेता था। अब जब जानवर वापस आते थे, तो सपोज करो 3 जानवर वापस आ गए, A1, A2 और A3, तो वो जब जानवर A1 आया उसने उसका टोकन हटा लिया, A2 आया उसका टोकन हटा लिया, A3 आया उसका टोकन हटा लिया, लेकिन उसके पास एक टोकन शेष बच गया। तो इससे उसे पता लगता था कि उसका एक जानवर जो है वो गायब हो गया है या वो वापस नहीं आया है। और यहाँ से सब्ट्रैक्शन आदमी ने सीखा कि देखो ये 4 थे, ये 3 आ गए तो 1 बचा, तो यहीं से सब्ट्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब इंसान की समझ बढ़ी तो उसने क्या किया, उसने इन टोकन्स को इस एक पोर्ट में रखना स्टार्ट कर दिया। जैसे एक जानवर गया तो उसने उसके हिस्से का टोकन इसमें रख दिया और उसने एक लाइन खींच दी। ऐसे जब दूसरा जानवर तो दूसरे की लाइन, तीसरा जानवर तीसरे का टोकन अंदर रखा लाइन, और चौथे का टोकन रखा अंदर। तो अब उसको महसूस हुआ कि ये जो मैं फिजिकल ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा था, जिन्हें मैं टोकन कह रहा था, कि उनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा काम तो सिंबल्स से ही चल जाएगा। और उसने जो सिंबल्स यूज़ किए वो इस तरह के सिंबल्स यूज़ किए, तो जो वहाँ के टोकन मिले हैं उन पर इस तरह की लाइनें भी खिंची हुई हैं, और जो बर्तन हैं और जो टोकन्स हैं उन टोकन की जगह उसने फिर ये सिंबल्स बनाने यूज़ कर दिए। तो यानी कि, और ये सिंबल्स क्या हैं, इन्हीं तो मैं न्यूमरल कहता हूँ। अब जब थोड़ा सा और समझ आई तो उन्होंने अपना एक न्यूमरल सिस्टम बनाया। न्यूमरल सिस्टम मतलब मैं नंबर सिस्टम नहीं कह रहा, न्यूमरल मतलब सिंबल्स थे, नंबर नहीं थे, गिनती नहीं थी 1 2 3, उसने सिंबल्स बनाए। तो उन्होंने एक न्यूमरल सिस्टम बनाया और उसका बेस रखा उन्होंने 60, मतलब उन्होंने 60 सिंबल्स बनाए, अलग अलग तरह के 60 सिंबल्स। ठीक है। अब मेसोपोटामिया के लोगों ने हमें और क्या क्या दिया, मैं वो बताता हूँ, इनका बड़ा योगदान है। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने ये बताया कि देखो इनका क्या और योगदान है। उन्होंने बताया 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। ये किसने बताया? मेसोपोटामिया के लोगों ने। 1 मिनट में 60 सेकंड, ये भी किसने बताया? मेसोपोटामिया के लोगों ने। और 1 दिन में 24 घंटे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कितना पुराना है, 5000 साल पुराना। तो आदमी उस टाइम भी कितना एडवांस होगा, उसे ये सारी चीज़ें पहले से ही पता था। तो ये हुई मेसोपोटामिया की बात। अब मेसोपोटामियन न्यूमरल सिस्टम के बाद न्यूमरल सिस्टम आया इजिप्शियन न्यूमरल सिस्टम, और ये है 3000 BC। ये भी लगभग उससे 200-400 साल इधर उधर की बात है। तो इजिप्शियन न्यूमरल सिस्टम जो है, उसके लोगों ने क्या किया, अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व किया और उनसे सिंबल्स बनाने शुरू किए। जैसे अगर मैं इस इजिप्शियन की बात करूं, अगर मैं इस इजिप्शियन न्यूमरल सिस्टम की बात करूं, इजिप्शियन मतलब मिस्र। तो जो मिस्र के लोगों ने अपना न्यूमरल सिस्टम बनाया था, उन्होंने अपने आसपास की चीज़ों को इस्तेमाल किया और सिंबल्स बनाए। जैसे उसने 1 के लिए ये स्टिक, मतलब ये छड़ यूज़ की, ऐसी 2 के लिए 2 छड़, 3 के लिए 3 छड़, 4 के लिए 4 छड़, और ऐसे ही 10 के लिए उन्होंने इस तरह का सिंबल यूज़ किया जैसे इंसान की एड़ी होती है। ठीक है ना, इंसान की एड़ी। ऐसे ही उन्होंने 100 के लिए क्या यूज़ किया, उन्होंने एक रोप, रस्सी जो कोयल की तरह मुड़ी हुई थी, उस रस्सी का यूज़ किया। और भाई इस 100 के लिए ऐसे ही उन्होंने 1000 के लिए फिर फ्लावर यूज़ किया। 10,000 के लिए उन्होंने फिर
उंगली यूज़ की, और फिर 1 लाख के लिए उन्होंने मेंढक का यूज़ किया, और 10 लाख के लिए उन्होंने स्लेब का यूज़ किया। मतलब उन्होंने बहुत बड़े बड़े नंबरों के लिए सिंबल्स बनाए, बहुत बड़े बड़े नंबर के लिए। आप देखो 10 लाख, अब 10 लाख के लिए उन्होंने क्या बनाया, एक स्लेब का सिंबल बनाया। स्लेब मतलब दास, दास मतलब आदमी। और उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो मिस्र के लोग थे उनके पास बड़ी संख्या में दास थे। तो जब भी कोई बड़ी संख्या की बात उनके सामने आती थी तो उनके सामने उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती थी, और वो आते थे क्या, स्लेब, दास। मिस्र के लोगों ने हमें एक चीज़ और दी, जो मिस्र के पिरामिड हैं। और मिस्र के पिरामिड जो हैं वो भाई ज्योमेट्री का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यानी कि ज्योमेट्री का ज्ञान भी था उस समय के लोगों के पास। तो पहला आया मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के बाद आया इजिप्शियन न्यूमरल सिस्टम, उसके बाद आया एंशिएंट ग्रीक, उसके बाद आया, आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आया एंशिएंट ग्रीक। अब देखो भाई, एंशिएंट ग्रीक आया। अब इन्होंने अपना न्यूमरल सिस्टम बनाया, इन्होंने अपने सिंबल्स बनाए, ठीक है। और बहुत कोई छोटा सा नंबर लिखना होता था तो वो सिंबल्स यूज़ किए जाते थे। तो इनके साथ भी दिक्कत ये आई कि नंबर लिखने में बहुत ज़्यादा सिंबल्स, जो बड़े बड़े सिंबल का यूज़ करना पड़ रहा था। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन इसमें 1-2 चीज़ इम्पोर्टेंट है। और वो इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें ये 1000 BC के आसपास आया, और इसमें 2 ग्रेट मैथमेटिशियन हुए, 2 ग्रेट मैथमेटिशियन हुए। पहले हुए पाइथागोरस, और इन पाइथागोरस ने बताया कि दुनिया की हर चीज़ होल नंबर से बनी है, पूर्ण संख्याओं से बनी है। और पहली चीज़ तो इन्होंने ये बताई कि दुनिया की हर चीज़ होल नंबर से बनी है। लेकिन जब इन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल में इस चीज़ को लगाया तो इन्हें पता चला कि नहीं, ये वाली चीज़ जो मैं सोच रहा था वो गलत है, क्योंकि जैसे ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये मान लो होल नंबर है और ये होल नंबर है। तो जब ये इसको इससे मिला रहे थे तो कहीं कहीं ये लाइन मिल नहीं पा रही थी। ये क्या था, ये लाइन थोड़ा सा गैप रह रहा था। जैसे मैं इसको 3, 4 ले लूँ, 5, तो ये तो मिल जाएगी उससे, लेकिन कहीं मैं इसको ले लूँ 4, 5, तो ये पूरा एक होल नंबर नहीं मिल रहा, तो ये यहाँ पर गैप रह जाता था। तो इन्हें ये पता चला कि नहीं, हर चीज़ होल नंबर से नहीं बनी। फिर उसके बाद ही इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दी है, और इस पाइथागोरस थ्योरम को हम ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पाइथागोरस फिर में दी, पाइथागोरस थ्योरम दी। अच्छा, दूसरे हुए आर्किमिडीज। आर्किमिडीज वो एंशिएंट ग्रीक के ही थे। और एक बार आर्किमिडीज अपने रोम में किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले पर काम कर रहे थे, और रोम के लोगों ने वहाँ पर आक्रमण कर दिया और उनकी वहाँ पर हत्या कर दी गई थी। तो आर्किमिडीज और पाइथागोरस एंशिएंट ग्रीक के थे, और इसमें अरस्तु दो प्लूटो वगैरह भी हुए हैं। तो यहाँ से काफ़ी मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट मिले हैं ग्रीक से। यूनान, ग्रीक मतलब यूनान कौन सा, सिकंदर का देश यूनान। उसके बाद आते हैं भाई, अब रोमन ने इनकी हत्या कर दी थी, तो फिर रोमन का कब्जा हो गया था, तो फिर आया रोमन न्यूमरल सिस्टम। और जो ये रोमन न्यूमरल सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं इंसान की उंगलियों से प्रेरित था। देखिए, क्योंकि इसमें जो सिंबल्स हैं वो ऐसे हैं, आप देखिए, जैसे 1, तो ये 1 उंगली, 2 ये 2 उंगली, ऐसी 3, और जो ये 5 बना, 5 ऐसे बना, इस फिंगर और इस थंब के बीच इस शेप, ये 5 है। और जब इन्होंने 2 5 को मिलाया तो ये बन गया x, और ये हो गया 10, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इस 5 v के आगे 1 लगा दूंगा तो ये हो जाएगा 5 - 1 4, और अगर मैं इसके पीछे 1 लगा दूंगा तो ये हो जाएगा 5 + 1 6,
ठीक है। और इसी तरह इन्होंने आगे के सिंबल्स रखे। ये जो न्यूमरल सिस्टम था इसका बेस 7 था और इसमें इन्होंने 7 सिंबल यूज़ किए, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से सारे आगे के जो नंबर्स हैं वो बनाए। और वो सिंबल्स जो थे वो थे ये V, X, L, C, D, M, ठीक है। तो ये 7 सिंबल इसमें थे। अब जो न्यूमरल सिस्टम था रोमन, तो उसमें जो था उसमें कमी थी, और उसमें कमी ये थी कि एडिशन और बड़े नंबरों को लिखने में दिक्कत थी। कैसे, देखिए, अगर मान लो जो रोमन न्यूमरल सिस्टम है उसमें जो दिक्कत थी वो थी कि बड़े नंबरों को कैसे लिखा जाए और एडिशन कैसे किया जाए। जैसे मैं कह दूं 18 और 2 इसको ऐड करो तो हमें पता है ये 20 है, तो वो तो 18 को ऐसे लिखते थे और 2 को ऐसे, तो मुझे पता है ये 20 होता है XX। लेकिन इसमें कैसे ऐड करें, पहली समस्या ये थी। और दूसरी थी, जैसे मुझे कोई बड़े नंबर लिखने हैं तो फिर उन्हें मैं कैसे लिखूं, इसमें तो बहुत बड़े हो जाएंगे ये। तो ये वाली समस्या इस रोमन न्यूमरल सिस्टम में आई। और इसके बाद जो सिस्टम आया वो आया हिंदू अरेबियन न्यूमरल सिस्टम। हिंदू अरेबियन न्यूमरल सिस्टम। देखिए, हिंदू अरेबियन क्यों कहा जाता है, ये जो था ये हिंदुस्तान से चाइना पहुंचा और चाइना से पहुंचा फिर अरेबियन कंट्रीज में। जो हिंदू थे उन्होंने एक न्यूमरल सिस्टम बनाया जिसमें अंकों को कुछ ऐसे लिखा, 9 तक के अंक थे उसमें पहले से। फिर क्या हुआ, एक अरेबियन मैथमेटिशियन हुए ख्वारिज़मी। उन्होंने जो ये हिंदुस्तान का नंबर सिस्टम था इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया और एक बुक लिखी, कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमरल्स। और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है वो नंबर सिस्टम डेवलप करने में, इसलिए इन दोनों के नाम से ये जाना जाता है, हिंदू अरेबियन न्यूमरल सिस्टम। और हमारा जो मॉडर्न नंबर सिस्टम है वो इसी से प्रेरित है, मतलब इसी की देन है। अब इसमें जो अंक थे वो 9 तक थे, लेकिन फिर इंसानों को एक चीज़ समझ आई, उन्होंने जीरो की आवश्यकता उन्हें महसूस हुई। और देखिए कैसे, जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि मान लो आपका कोई मित्र है, या मान लो मेरा कोई मित्र है, उसके पास एक भेड़ है और मैं कह दूं मैं उससे वो भेड़ ले लेता हूं। अब मैं उससे पूछता हूं कि आपके पास कितनी भेड़ है, तो वो कहेगा एक भी नहीं। तो जो ये एक भी नहीं है ये क्या है, ये लैंग्वेज है, ये कहने में तो सही है, लेकिन इंसान को लगा कि इस एक भी नहीं के लिए भी एक सिंबल होना चाहिए। दूसरी चीज़, क्योंकि जो नंबर सिस्टम है, ये जो हिंदू अरेबियन नंबर सिस्टम है, ये भी उंगलियों से कहीं ना कहीं उंगलियों पर आधारित था। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 तक ही काउंटिंग 9 तक ही उनके पास नंबर थे, सिंबल्स थे। तो उसने कहा कि एक उंगली तो खाली रह गई, इसको भी भरना चाहिए। तो यहाँ से भी ज़रूरत महसूस हुई। और जो मैंने आपको भेड़ वाला एग्जाम्पल बताया, उससे भी कुछ भी नहीं के लिए कुछ तो होना चाहिए। फिर एक मैथमेटिशियन हुए आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट ने 499 AD में 27 वर्ष की उम्र में 0 दिया। और इन्होंने, आर्यभट्ट ने कुछ चीज़ें और दी हैं। एक तो इन्होंने 0 दिया है, दूसरा इन्होंने पाई की वैल्यू 3.1416 होती है, ये भी आर्यभट्ट ने बताया। और जो हमारा ये प्लेस वैल्यू सिस्टम है, जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है, ये भी आर्यभट्ट ने ही बताया। प्लेस वैल्यू सिस्टम 1s 10 10s 100। और इसका देखिए आप, इसका यूज़ कैसे हुआ, देखिए उससे पहले मैं जीरो पे बात कर लेता हूँ। ये जो जीरो है, इस जीरो के नाम अलग अलग देश में अलग अलग हुए। तो जीरो का डेवलपमेंट और ये जीरो कैसे आया इसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले इंडिया में इसे कहा गया शून्य। इंडिया के बाद
अरेबियन कंट्रीज में इसको कहा गया सिफर, इटली में इसे कहा गया जिफेरो, फिर उसके बाद इसे इंग्लिश में कहा गया जीरो। तो ये भाई आपका ऐसे जीरो बना है, शून्य से शुरू हुआ है। और जो ये प्लेस वैल्यू सिस्टम था, तो देखिए मान लो मुझे 2 लिखना है, तो मुझे पता ये क्या है 2 1s हैं, तो ये ठीक है। अगर मुझे 20 लिखना है तो भाई 20 क्या है 2 10s, तो 10s के नीचे तो 2 है, लेकिन ये वाली तो जगह खाली रह गई, और जो जगह खाली रह गई वहाँ क्या आएगा नथिंग, और नथिंग मीन्स जीरो। ऐसे ही अगर मान लो मुझे 200 लिखना है तो 200 मुझे लिखना है, तो 100 के नीचे तो 2 है, लेकिन ये वाली तो जगह खाली रह गई, और खाली जगह को किससे भरेंगे 0 से। तो ये हो गया 200, और इसने जोड़ने घटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। दूसरी चीज, एक और मैथमेटिशियन हुए और उनका नाम है ब्रह्मगुप्त। और ब्रह्मगुप्त ने क्या किया, ब्रह्मगुप्त ने बताया कि जीरो को किसी संख्या में जोड़ने और घटाने पर उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और अगर मैं किसी संख्या की गुणा 0 से कर दूं तो वो 0 बन जाता है। मतलब जैसे मैं बोलूं 3 + 0 3 होता है, 3 - 0 भी 3 होता है, और 3 × 0 0 होता है। ये बताया ब्रह्मगुप्त ने 628 AD इसमें, इस साल में। अब भाई इसके बाद आता है मॉडर्न न्यूमरल सिस्टम। तो भारत मतलब ये जो मॉडर्न न्यूमरल सिस्टम है, ठीक है, ये इंडो अरेबियन या हिंदू अरेबियन नंबर सिस्टम से ही लिया गया है, लेकिन इसके जो सिंबल्स हैं 1 2 3, तो उनका जो फॉर्मेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो मॉडर्न न्यूमरल सिस्टम जो है, मॉडर्न न्यूमरल सिस्टम जो है उसका जो भाई इसमें जो फॉर्मेशन है इसका जो न्यूमरल फॉर्मेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल पर बहुत जोर दिया गया है इसमें। देखिए भाई, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, एंड सो ऑन। तो देखिए 1 में 1 एंगल है, 2 में 2 एंगल हैं, 3 में 3 एंगल हैं, 4 में 4 एंगल हैं, एंड सो ऑन। ऐसे 5 में 5 एंगल हैं, 9 में 9 एंगल हैं, और 0 जो है उसमें कोई एंगल नहीं है। ये 360 डिग्री मतलब जहाँ से शुरू होता है वहीं आ जाता है, तो यहाँ पर कोई एंगल नहीं है, 0 में 9 एंगल। तो इस तरह से ये जो सिंबल्स हैं इनको डिजाइन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो भाई आज हमने ये पढ़ा सबसे पहले कि जो नंबर हैं और न्यूमरल्स हैं वो दोनों किस तरह से दोनों अलग अलग हैं, उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर हमने ये हिस्ट्री पढ़ी कि मेसोपोटामिया के लोगों ने कौन सा नंबर सिस्टम दिया, उसका बेस 60 था, किस नंबर सिस्टम में क्या कमी थी, और कैसे जो आज हम ये नंबर सिस्टम पढ़ते हैं अपना मॉडर्न नंबर सिस्टम, जिसमें 0 से 9 लेकर 9 तक 10 डिजिट है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम जो है, तो इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, और इतिहास जानना किसी भी सब्जेक्ट का बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तो वो हमें पिछले की जानकारी देता है कि पीछे क्या क्या गलतियां हुई हैं, और थोड़ा सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आज मैंने आपको ये हिस्ट्री बता दी है। कल से जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैथ्स को 3 पोर्शन में डिवाइड करके। पहला होगा बेसिक एंड कैलकुलेशन, दूसरा होगा अर्थमेटिक, और तीसरा होगा एडवांस मैथ। ठीक है, किस टॉपिक के अंदर, किस पोर्शन के अंदर मैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो आपको सब मैं कल बताऊंगा, अपनी वीडियो में, आने वाली वीडियो में बताऊंगा। और जहाँ तक है मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें पूरा सिलेबस होगा, और जिस क्रम में चैप्टर होंगे हम उसी क्रम में उनको डिस्कस करने लग रहे होंगे। और जो कैलकुलेशन है वो आपका बहुत मेजर रोल प्ले करेगी एग्जाम्स को क्रैक करने में, क्योंकि बच्चे अक्सर बोलते हैं कि हमारा पेपर छूट जाता है, ठीक है, या टाइम कम पड़ जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि उनकी कैलकुलेशन बहुत वीक होती है, वो छोटी छोटी कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो बेसिक का एक चैप्टर जो होगा डिजिटल सम और कैलकुलेशंस, हम एक साथ डील कर रहे होंगे उनको,
ठीक है। जैसे मान लो 50 मिनट की एक वीडियो होगी तो 15-20 मिनट में आपको कैलकुलेशन सिखाया करूँगा और फिर जो बेसिक के चैप्टर हैं उनको एक एक करके क्रम से ख़त्म कर रहे होंगे। जो भी चैप्टर हम शुरू करेंगे उसको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक करेंगे। आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस उसमें कवर हो रखे होंगे, ठीक है। और आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप वीडियो ध्यान से देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आने वाली वीडियो में बेसिक की और कैलकुलेशन की कुछ ट्रिक्स के साथ।